महाराष्ट्र, सबको इंतजार था चुनाव की तारीख का, सबको इंतजार था सीट बंटवारे का, लेकिन इस बीच एनसीपी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और फिर क्या था, महाराष्ट्र में सियासी बवाल चरम पर पहुंच गया। महाविकास आघाड़ी को शिंदे सरकार को घेरने का मौका मिल गया, लेकिन महायुति सरकार ऐसे वारों को विफल करने के लिए बड़े फैसलों का ऐलान लगातार करती जा रही है। इसी कड़ी में मुंबई में एंट्री के सभी 5 टोल बूथों को हल्के वाहनों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई। इससे पहले भी कई सारे लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक बात जो दोनों खेमों को परेशान कर रही है वह है सीट शेयरिंग का मसला। इसे लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि महाराष्ट्र में महाभारत जबरदस्त होने वाला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ चर्चा में होंगे कई सारे खास मेहमान। उनसे परिचय कराऊं आपको। इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया है। जिस स्टाइल में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसने पुराने दिनों की याद भी दिला दी है। सिद्दीकी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए थे। उन्हें कुछ दिन पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन शनिवार रात 3 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाविकास आघाड़ी को शिंदे सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। महाविकास आघाड़ी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। ये डुप्लीकेट सिंघम लोग अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए अगर आपकी हिम्मत है। खुद महायुति की पार्टनर एनसीपी भी पुलिस के एक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही हैं। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दे रहे हैं। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान 1-2 दिन में हो सकता है। इससे पहले राज्य की शिंदे सरकार एक के बाद एक लोक लुभावन फैसले कर रही है। इसी कड़ी में अब मुंबई के 5 एंट्री पॉइंट्स को हल्के वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। शिंदे सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हमारी देना बैंक है, उनकी लेना बैंक है। हम इतना ही कहते हैं कि आज जो टोल माफ किया है ये जनता की बहुत पुरानी मांग थी, मेरी भी पहले मांग थी, और इसलिए ये टोल माफी जो हुई है इसमें ये चुनाव में जुमला नहीं, ये पूरे ये चुनाव तक नहीं, ये हमेशा जो निर्णय लिया है वो लागू रहेगा। महाविकास आघाड़ी को शिंदे सरकार का ये फैसला चुनावी ज्यादा लग रहा है। ये स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछ ही दिनों के हैं। 4 दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को। चुनाव के पहले महाविकास आघाड़ी ने महायुति सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। गद्दारों का पंचनामा उसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। बड़े पैमाने में रोज 7 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है,
यहाँ पर गरीबी बड़े पैमाने बढ़ती जा रही है। राज्य के उद्योग गुजरात में भेजे गए हैं। गुजरात धार्जनी सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है और इस तरह के कई आरोप हमने ये सरकार पे लगाए हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। शिवसेना और एनसीपी दो भागों में बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कम रहा। हाल ही में हरियाणा की हार ने कांग्रेस को भी सबक सिखा दिया है। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों का असली टेस्ट होगा। सवाल ये है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या का नुकसान महायुति सरकार को होगा? बीजेपी शिवसेना गठबंधन में एनसीपी की परोक्ष रूप से जो दूरी है, क्या वो दरार सिद्दीकी की हत्या के बाद और बढ़ जाएगी? और आनंद फानंद में शिंदे सरकार लोगों को लुभाने के लिए जो फैसले कर रही है, क्या उसका डिविडेंड उसे चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल, इस रिपोर्ट में जो सारे सवाल खड़े किए गए थे उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम। और हर तबके के, कह सकते हैं कि हर पक्ष के हमारे पास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सेट्टी हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में। सबसे पहले शुरुआत शायना आपसे क्यों ना किया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव से ठीक पहले सरेआम एक कद्दावर नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला एक शख्स जेल में बैठा हुआ है जो कहता है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और दूसरे के भी हत्या करने की बात करता है। तो जाहिर तौर पे कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे, और जब चुनाव नजदीक हो तो राजनीति भी तो होगी। कैसे रोकेंगे इसे शायना? सबसे पहले तो ये पूरे मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही दुखद हत्या होती है, और वो भी बाबा सिद्दीकी जी, जो हर एक राजनीतिक दल से उनका संबंध रहा है, काफी लोकप्रिय रहे हैं जब वो एमएलए थे। और सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि उनके परिवार को शक्ति दे, क्योंकि ये एक सही विश्वास होगा मुंबई पुलिस पे कि जो आप अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो श्रद्धांजलि के साथ साथ सजा भी मिलनी चाहिए गुनहगारों को। अभी 2 गुनहगार जो पकड़ गए हैं, मुंबई पुलिस लगातार 3 लोगों को गिरफ्तार की है अभी हम बात करें तो। और विपक्ष का एक ही काम है, वो है कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल पूछना। मैं पूछना चाहती हूँ, ये सेम मुंबई पुलिस है जब बदलापुर के केस सॉल्व करते हैं या कोई अन्य केस, वहां कोई राजनीति पे आप जाते हैं और कहते हैं कि फेक एनकाउंटर था। आप शायद भूल गए हैं कि पालघर में क्या हुआ आपके शासनकाल में। कोई स्पर्धा नहीं है कि कौन से शासन में ज्यादा गलत काम या ज्यादा हत्या हुई है या ज्यादा सवालों का जवाब नहीं, लेकिन जब दोषियों को फांसी की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्वयं इस पूरे तहकीकात को देख रहे हैं मुंबई पुलिस के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की इस्तीफा की आवश्यकता है। जो शासन प्रशासन काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पहुंचे समय पे, जो सही समय पे सही लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो आप सवाल प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाना और सिर्फ इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है कि किसी को भी शोभा नहीं देती है। और खास तौर में मुंबई जैसे शहर में, जहां हमने देखा है कि मुंबई पुलिस सक्रिय है, बहुत सारे केसेस हैं जहां आप चर्चा कर सकते हैं। महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वो सभी आपको बोलेंगे कि उनको एक आश्वासन है कि मुंबई पुलिस हमेशा खड़े रहती है और उनका काम करती है। जहां तक ये हत्याकांड का सवाल है, हाँ, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि लक्ष्य क्या था, मोटिव क्या था, लोग कौन थे, किसका हाथ रहा, क्या जो लोग अपना हाथ लगाना चाह रहे हैं और या कहना चाहते हैं कि इसका श्रेय हमें दीजिए, क्या वो संबंधित है या फिर सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए या अपने आप को उजागर करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आई थिंक वी मस्ट हैव फेथ इन द मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस अपना काम कर रहे हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सजा मिलेगी तो फांसी की सजा। बिल्कुल शायना, आपकी बात समझ में आ गई कि मुंबई पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए। राकेश सेट्टी साहब, जब
मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों को फांसी दी जाएगी। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, गृह मंत्री खुद इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर इस पर राजनीति क्यों? बहुत देर हो गई। जब 15 दिन पहले आपको पता था, बाबा सिद्दीकी जी ने खुद अपना कंप्लेन दर्ज कराया था कि उनको जब धमकाया गया, तो मुझे लगता है गृह मंत्री को तभी कोई निर्णय लेना चाहिए था, तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ा देना चाहिए था। मगर आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जब हमारे बीच में से बाबा सिद्दीकी जैसा नेता चला गया। और बाबा सिद्दीकी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो 3 बार आमदार रहे, 2 बार नगर सेवक रहे, मंत्री रहे। वो हमारे कांग्रेस में पूरा जीवन उनका कांग्रेस में रहा। हम खुशकिस्मत थे कि उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और वो बांद्रा जैसे सबसे पॉश इलाके जहाँ पे सभी फिल्म सितारे रहते, ऐसे पॉश इलाके में रहते थे और वहां पे उनके ऊपर दिन दहाड़े गोलियां चलाना, ये मुंबई पुलिस नहीं मगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। और शाइना जी ये कह रही है कि आप राजनीति मत करिए। किसान आत्महत्या करता है, आप कहते हैं राजनीति मत करिए। आप इतना बड़ा नेता हमारे बीच में से चला जाता है, आप कहते हैं राजनीति ना करें। फिर किस बात की राजनीति करें हम? किस बात? हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। हम आज अपोजिशन में हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब एंटीलिया बॉम्ब ब्लास्ट का मामला आया था, जब वो मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे जेलेटिन स्टिक रखा था, उसमें एक मुख्य आरोपी था प्रदीप शर्मा, जो फॉर्मर मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। वो जेल में थे, उनको बाहर निकाला गया बेल पे। अब वो शिंदे गुट में शामिल होकर एकनाथ, जो मतलब मुख्यमंत्री जी खुद उनको टिकट दे रहे, आज अंधेरी ईस्ट से उनको टिकट दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले जब हम सत्ता में थे 2.5 साल पहले, तब नवाब मलिक को कहा गया कि ये दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है। आज यही नवाब मलिक जो है वो अजित दादा पवार मतलब सरकार में शामिल है। एक और नेता है प्रफुल्ल पटेल, इनको जब हम सत्ता में थे तब भारतीय जनता कहती थी कि इकबाल मिर्ची करके जो दाऊद के पार्टनर है उनके साथ इनका संबंध है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की। कुछ दिन के बाद जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में चले गए, आज उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी है ये शाइना, ये तो आरोप, शाइना ये तो बिल्कुल शेट्टी साहब, ये सवाल का जवाब मैं लूंगा शाइना से। शाइना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइना, ये तो आरोप वाकई बार बार लगता है आपकी पार्टी पे कि जब तक आपकी पार्टी में शामिल नहीं थे तब तक तरह तरह के आरोप लग रहे थे, अब आपके पास शामिल हो जाते हैं तो फिर आरोप धुल जाते हैं। और शेट्टी साहब ने एक और बात कही कि 15 दिन पहले उनको चेतावनी मिली थी, उन्होंने इसकी शिकायत भी पुलिस में की थी, उसके बावजूद गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शाइना, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। पहले ये महाविनाश अघाड़ी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, एक व्हाइट पेपर की बात करते हैं जो बिल्कुल एक ब्लैक पेपर है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो किसके शासनकाल में? कोविड के बाद क्या मिसमैनेजमेंट हुआ? जनहित और जनता ने क्यों उनको स्वीकार नहीं किया? मैं यहाँ देखिए, मुद्दे के ऊपर चर्चा करना है तो बिल्कुल कीजिए। यहाँ जब हत्या होती है, जो शासन प्रशासन ने लोगों को गिरफ्तार नहीं किया या गुनहगार को पकड़ा नहीं या गुनहगार को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो बिल्कुल आप राजनीतिक रूप से सवाल क्या अकाउंटेबिलिटी भी मांग सकते हैं। लेकिन जब शासन प्रशासन काम कर रही है और ये वही शासनकाल विरोधी जो बैठे हैं महाविनाश अघाड़ी, वो सवाल पूछ रहे हैं, जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो हुआ पालघर में साधु संतों के साथ, वहां बिल्कुल चुप्पी। यहाँ बाबा सिद्दीकी को लेके इतना बड़ा बवाल बनाना और सिर्फ इलेक्शन के वक्त, तो ये क्या उनकी कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है? ये ब्लैक पेपर में इतने सारे मुद्दे पे हम भी जवाब दे सकते हैं। जो लूट मारा था उन्होंने कोविड के बाद, क्यों उनको निकाला गया? क्यों उनके ही लोग उनको छोड़ के आए? शायद उनको इसकी आपत्ति हो रही है। आज जब आप चर्चा कर रहे हैं, कोई भी नागरिक हो, बाबा सिद्दीकी हो या कोई अन्य नागरिक, हत्या होती है और जो गुनहगार को पकड़ा जाता है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो भी आप सवाल प्रश्न चिन्ह
और जब नहीं होता है तब आपकी चुप्पी। ये कहाँ का न्याय है? और हरियाणा के बाद सच्चाई ये है, राकेश शेट्टी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। राकेश शेट्टी साहब, शाइना, राकेश शेट्टी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। सरकार तो आने वाली नहीं है। देखिए शाइना जी ने, राकेश शेट्टी साहब आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। आनंद दुबे साहब हमारे साथ, उनसे भी आप रिएक्शन लूंगा मैं। हाँ। जब मैंने नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल जी की बात की, शाइना जी साधुओं के पास लेके गई। ये साधु, जो 2 साधुओं की हत्या हुई थी, वो जाना कोशिश कर रहे थे गुजरात की पुलिस ने उनको रोका तो वसई विरार में चले गए। वहां पे 105 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया और 24 घंटे के अंदर 105 लोगों को अरेस्ट किया गया। वो 105 लोग सभी के सभी, मैं शाइना जी को बता दूं, सभी हिंदू थे, ना कोई और जात और प्रांत के नहीं थे, सब हिंदू थे। 105 को अरेस्ट किया गया, उसमें से 4 बच्चे नाबालिग भी थे और पुलिस के सामने हुआ गया, इसलिए 4 पुलिस को तत्काल सस्पेंड किया गया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आपकी सरकार है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर, इसका नाम आ रहा है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी इतना हिम्मत दिखाएगी कि लॉरेंस बिश्नोई के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने वाले आप लोग? ये मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं ये इस सवाल का जवाब लूंगा शाइना से। हमारे पास शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं। मैं शाइना आपके पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब से लूंगा। आनंद दुबे से एक प्रतिक्रिया मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है कि आपके राज्य में काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भाजपा उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आपके समय में क्या होता आप देख लीजिए। आप इस पे क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों को राजनीति करने से कुछ फायदा होगा चुनाव में? आनंद दुबे साहब। लक्ष्मण जी नमस्ते। देखिए, बाबा सिद्दीकी जी की निर्मम हत्या को करीब 46 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। जिस प्रकार पुलिस बता रही है कि 6 से ज़्यादा आरोपी चिन्हित हैं, लेकिन अभी तक 3 आरोपी को ही पुलिस ने पकड़ पाने में कामयाबी हासिल की है। 3 आरोपी अब भी फरार हैं, 3 तो चिन्हित हैं, पता नहीं कितने अदृश्य होंगे, कोई नहीं जानता। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी जी ने कहा कि मुझको थ्रेड है, मुझको धमकी दी जा रही है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 1-1.5 महीने से सभी अपराधी मुंबई के कुर्ला इलाके में रेकी कर रहे थे, रुके थे, बाबा सिद्दीकी जी की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। एक सरकार होने के नाते, एक 3 बार का विधायक, पूर्व मंत्री और उनका बेटा वर्तमान में विधायक, सरकार के पक्ष में खड़ा विधायक यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा? लक्ष्मण जी, ये दर्शकों के विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। दूसरी, कल की एक घटना, एक व्यक्ति जिसका नाम है आकाश माइन, वो कल रात को मालाड इलाके में उसे पीट कर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। उनके माता पिता को पीटा, उनकी धर्मपत्नी जो गर्भवती थी उनको मारा पीटा। अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। 7-8 महीनों में जिस प्रकार महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं, चाहे बीजेपी के विधायक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी कर रहे हो, चाहे अभिषेक घोसालकर जी की निर्मम हत्या की जा रही हो, चाहे भाईखला में एनसीपी के एक नेता को दिन दहाड़े चाकुओं से घोंपकर मार दिया गया हो, चाहे बाबा सिद्दीकी जी हो, चाहे आकाश माइन हो, इन घटनाओं से मन व्यथित होता है। हम विपक्ष के नाते नहीं, एक आम शहरी के नाते सवाल उठाते हैं कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, आम जनमानस, नेता, अभिनेता सब रहते हैं। क्या संदेश जा रहा है देश में, दुनिया में, कि हम उस मुंबई को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जो इतना बड़ा टैक्स देता है। हम उस मुंबई को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जहां की पूरी दुनिया की नजर इस मुंबई पे रहती है। और अगर हम सवाल सरकार से न पूछें, हम तो किससे पूछें? हम पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। पुलिस के ऊपर जो मुख्यमंत्री बैठे, मैं समझ, आपकी बात समझ में आ गई। शाइना है, जवाब देंगे सरकार की तरफ से। शाइना हमारे पास है, शाइना जवाब दीजिए। प्रवक्ता को जवाब देना होगा। शाइना जवाब दीजिए। ये महा झूठी सरकार के प्रवक्ता को जवाब नहीं, देना होगा। आप चुप रहेंगे तब तो जवाब देंगे। आप चुप, दुबे साहब आप चुप रहे, 1 मिनट शांत हो जाइए, शाइना जवाब देंगे। हाँ शाइना बताएं। लक्ष्मण जी, मैं आपसे एक विनंती करूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से आप एक सर्वे कीजिए पूरे मुंबई में, और आप एक महिला से पूछिए, एक सीनियर सिटीजन से और एक युवा से।
वो सब आपको बताएंगे कि मुंबई जैसे शहर कोई शहर है ही नहीं। और महाराष्ट्र सरकार सिर्फ नजरअंदाज नहीं करती है, क्राइम्स जो रजिस्टर होते हैं वो क्राइम रजिस्टर के बाद आप देखिए लॉजिकल कंक्लूजन पे कितने सारे केसेस आए हैं। और ये जो एमवीए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद आपको आंकड़े देखना चाहिए उनके शासनकाल में और हमारे। हम यहाँ मुखर नहीं रहे हैं, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, शासन प्रशासन कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे, उन्होंने प्रेस वार्तालाप किया। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अप टू डेट रिपोर्टिंग दी। 3 जो गुनहगार थे जिनको गिरफ्तारी हुई है और 3 जिसके प्रति हम संवेदनशीलता के साथ नहीं लेकिन बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स के साथ सबके सामने आपकी बात समझ में आ गई कि सरकार ने काफी गंभीरता से मुस्तैदी से इस मामले पे एक्शन लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपके पास आऊंगा। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और मयूर पारिक, हमारे पास 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो शाइना कह रहे थे कि एक निष्पक्ष सर्वे कराइए, तो दोनों लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड की रिपोर्ट रखते हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। क्या वाकई महाराष्ट्र और मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है? हर्षवर्धन, देखिए, दरअसल अभी या सिर्फ ये राजनीति? एक 2 तरीके हैं किसी भी जगह की लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए। एक है तात्कालिक घटना और एक है कि ओवरऑल क्या है। मुंबई देश में सबसे सुरक्षित शहरों में है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। और इस सरकार के दौरान कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होती हुई दिखी, वरना तो हमने इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर भी जिलेटिन की छड़ें देखी, तो हमें वो याद है। और उसके बाद वो कैसे वो कारोबारी मार दिया जाता है वो भी हमें याद है। सचिन वाजे लोगों को भूला नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर इस सरकार की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है। लेकिन जब हम बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात करते हैं तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसी भी घटना को कोई रोक नहीं सकता। कोई कह देगा कि गोली कोई भी मार सकता है, हत्यारे हैं तो, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी उनको और उनकी सिक्योरिटी अभी ही अपग्रेड की गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार से बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब इसका दूसरा पहलू है कि घटना पहले रोकी जा सकती थी जो नहीं रोकी गई, नहीं रोकी जा सकी। अब इसके बाद की बात है कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद निश्चित तौर पर जिस तेजी से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है, मुझे लगता है कि शायद दूसरा वाला हिस्सा बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसका असली सच सामने आए। क्योंकि तरह तरह की बात, लॉरेंस बिश्नोई ने मरवा दिया, किसी और से कोई दुश्मनी थी क्या, दयानेश्वर स्लम वाला मसला था क्या, उसका बिल्डर किसी बड़े नेता का परिचित था क्या, कांग्रेस से आए थे तो कांग्रेस के लोगों की भी नाराजगी थी, शरद पवार को भला क्यों अच्छा लगे कि अजीत पवार के साथ नवाब मलिक और बाबा सिद्दीकी जाए। मतलब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं और जिसको हम मुंबईया भाषा में कहते हैं कि ढेर सारे मांडवली में भी बहुत ज्यादा ये रहते थे, उसका भी एक हिस्सा है। दोनों देखेंगे तब शायद बात समझ में आएगी। पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि सच सामने लेकर आए। बिल्कुल। इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल मयूर पारिक के पास चलते हैं। मयूर पारिक मुंबई के गलियों से बहुत अच्छे से वाकिफ है, वहाँ लंबे समय तक रिपोर्टिंग भी की है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, इन घटनाओं का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ऐसे समय पर घटना हो रही है जब कुछ ही दिन बचे हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, कुछ हफ्ते बाद मतदान वहाँ पे होने हैं। हाँ बिल्कुल। जहाँ तक बात है पब्लिक वोटिंग की, तो अब जो इस समय हमें ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड दिख रहा है लोग अपनी जरूरतें, उनकी सोच में क्या सही है क्या गलत है, यही देखकर वोट डाल रहे हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस हैं इलेक्शन के वो गलत जा रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स रीड करते हैं, प्रकांड पंडितों के साथ चर्चा करते हैं और कुछ वरिष्ठों के साथ में डिस्कस करके पिछले चुनावों के एपी फॉर्म और रिजल्ट्स जो है वो लेकर के आप अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अपना जजमेंट बताते हैं, तो ऐसे आधार पे अब तक जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे पिछले 2-3 चुनावों से सारे प्रेडिक्शन गलत जा रहे हैं। अब इस समय जो माहौल बना हुआ है वो 2 तरह का माहौल है। एक माहौल है टेलीविजन का, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, जहां पे चारों तरफ भय का माहौल है, और दूसरा माहौल है सड़क का, सामान्य परिवहन का और सामान्य सुरक्षा का, जहां पे किसी तरह की कोई समस्या दिख नहीं रही। बाबा सिद्दीकी ये
लोगों के बीच रहे हुए नेता हैं बांद्रा इलाके के। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि बांद्रा इलाके से ही वो चुनाव हारे और फिर दूसरी बार वो चुनाव के मैदान में कूदे नहीं। उन्होंने अपने बेटे को खेरवाड़ी से चुनाव लड़वाया और खेरवाड़ी में उनका बेटा चुनाव इसलिए जीता क्योंकि वहां पर कांग्रेस शिवसेना पार्टी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप के दो नेता आपस में आमने सामने चुनाव लड़ गए, वोट कटिंग हो गई जिसमें जिशान सिद्दीकी चुनाव जीत गए। तो ये जो कहा जाता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लोगों के जनमानस पर, हाँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही सीमित दायरे में, सीमित लोगों के बीच और सीमित इलाके तक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बाबा सिद्दीकी जैसे नेता का हत्या होना वाकई दुखद है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन आ गया है तो लोग उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और इस वजह से हम लोगों ने इतनी चर्चा की इस पे। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव इससे कहीं आगे है, बाबा सिद्दीकी की हत्या तो 72 घंटे पहले हुई है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां अलग अलग मोर्चे पर हर गठबंधन पार्टी वहां पर कर रही थी। राकेश सेठी साहब, इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो लगातार एक से बढ़कर एक फैसले लेती जा रही है। अभी आपने देखा कि 5 टोल बूथों को हल्के वाहनों के लिए फ्री कर दिया गया। उससे पहले कई सारे ऐसे लोक लुभावन फैसले लिए गए। आपको नहीं लगता है कि ऐसे मौके पर इन सारे फैसलों से सरकार आपके विरोधों का ज्यादा ठोस जवाब दे पा रही है? लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र के जो लोग हैं बहुत ही जागरूक है। जब मुख्यमंत्री जी ने आज एक निर्णय लिया कि 5 टोल नाका मुफ्त कर दिया प्राइवेट व्हीकलों को, ये अच्छी बात है, मगर ये एक चुनावी जुमला है, लॉलीपॉप है। और ये लॉलीपॉप देने का काम बार बार महाराष्ट्र की जो सरकार है वो करती आ रही है। इसमें एक आपको बताता हूँ, 7.5 साल से देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, देखिए 2.5 साल आप देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा के पटल में ये कहा था कि मुंबई के जो टोल नाका ये कभी टोल मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि एमएसआरडीसी और जो एमईपी जो एजेंसी है जिनको ये टोल मैनेज करने दिया है, उनका एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है। तो मतलब ये साफ है, मुंबईकर और महाराष्ट्र की जनता ये समझ रही है कि जब जाते जाते 7.5 साल खत्म होते हुए ये लोग ये घोषणा कर रहे हैं और ये टेम्पररी है, जैसा ही चुनाव शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा ये रोल बैक करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनके विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में चला जाएगा और उस डिसीजन को रद्द कर देगा। तब ये लोग ये कहेंगे कि क्योंकि कोर्ट का आदेश था इसलिए ये रोल बैक किया गया। देखिए, ये सब जुमले हैं और हमने ये पहले भी देखा है। और जैसे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह बोला था कि मैं 15 लाख रुपया डालूंगा और एक बेहतर जीवन और लोगों को देऊंगा, आज महाराष्ट्र में एवरेज 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, किसान हो, युवा हो, सभी बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज जब इन्होंने आखिरी कैबिनेट मीटिंग लिया तब अदानी को मानकुर्द का ग्राउंड दे दिया। मतलब आज धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे अदानी को मुफ्त में 1250 एकड़ दे दिया है। तो ये पब्लिक जागरूक है मुंबई महाराष्ट्र की, ये लोग पढ़ रहे, आपका जैसा न्यूज चैनल्स देख रहे, और वो निर्णय बिल्कुल सही निर्णय करेंगे जब वोटिंग का। आपके इन दोनों जवाबों का, राकेश सेठी साहब, आपके इन दोनों मुद्दों पर या फिर कहें आरोपों पर मैं शाइना से जवाब लूंगा, लेकिन एक और मैं आनंद दुबे जी के पास जाता हूं, उनके पास भी कुछ ऐसे ही आरोप होंगे मुझे लगता है। आनंद दुबे जी, सिर्फ टोल को फ्री नहीं किया जाता है, 12वीं पास छात्राओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 6000 स्टाइपेंड देने का ऐलान किया जाता है, लाडली बहना योजना का ऐलान किया जाता है। ऐसे कई सारे ऐलान लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सारे ऐलान जो सत्ताधारी पार्टी है उसको चुनाव में ज्यादा मजबूत बनाएगी या फिर ये ऐलान बहुत कारगर नहीं होगी? इसके जवाब में आप क्या जनता के पास लेकर जाएंगे? लक्ष्मण जी, पिछले 12 दिनों में करीब 1600 से ज्यादा
निर्णय सरकार ने लिया है आनन फानन में, बहुत सारे भूमि पूजन, बहुत सारे लोकार्पण, बहुत सारे लक्ष्यदार बातें, उसी में टोल भी आ गया, उसी में धारावी के लिए 150 एकड़ जमीन भी आ गई। ये सब मुंबई की जनता को दिख रहा है कि आपके पास जब 2.25 वर्ष थे, आप सरकार में जब 2022 जून जुलाई महीने में आए थे और आज हम इस समय अक्टूबर 2024 में बैठे हैं, ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ये टोल मुक्त आप पहले भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, जब आपने देखा कि आपके नीचे से जमीन खिसक गई है, आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको पता चला है कि आचार संहिता 2-5 घंटे में, 24 घंटे में लग सकती है, तब आप जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए इन वादों का पिटारा लाए हो। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप तो सरकार में आने वाले नहीं हो, आप तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाओगे। तो इन मुद्दों का, इन वादों का, इन जुमलों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी रह के साबित हो गई, कागजी कार्रवाई रह गई। आपने आनन फानन में जहां 10 किलोमीटर की सड़क बननी है, वहां 2 किलोमीटर का फीता काट दिया। है ये लॉलीपॉप है। सरकार को लगता है कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है, इसीलिए चुनाव नजदीक आते ही ये सारे ऐलान किए जा रहे हैं। शाइना, इसका क्या जवाब देंगे? आरोप काफी गंभीर है, कितने साल से रहे चुनाव सरकार में कुछ किया नहीं, अब चंद हफ्ते बचे हैं, चंद दिन बचे हैं तो ऐलान किए जा रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं लॉलीपॉप है, क्या जवाब देंगे इनका? देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, हमारा काम है काम करना। और जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा, हम देना बैंक है और वो लेना बैंक। और मुझे लगता है कि लड़कियों की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद हमें पता है कि 12वीं पास छात्राओं को क्या मिल रहा है, अप्रेंटिसशिप स्कीम से 6,000 मिल रहा है, लाड़की बहना योजना की आप बात करें तो पूरे प्रदेश में आज जो चर्चा, जहां महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, जहां वो भी कुछ काम कर सकते हैं, लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद भी जो इंसेंटिव्स मिल रहा है, डिप्लोमा में जो इंसेंटिव्स मिल रहा है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने बहुत सारे मुद्दे पे हाईलाइट किया है। गौ माता को एक दर्जा देना और उसके साथ साथ टोल टैक्स को भी लेके उनकी जो सरकार की जो भूमिका है, इसमें जनमानस यानी कि कोई है जो प्रवास कर रहे हैं, एक महिला है जो अपने आप को शिक्षित सुरक्षित करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, या एक महिला है जो गृहिणी है और उनको 3 गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो सभी दायरे से आप देखें तो ये लाभार्थियों को बेनिफिट देता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक है, वो सेवक के रूप में शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार जी काम कर रहे हैं। शायद इनको आपत्ति ये हो रही है कि इतना जनहित में काम हुआ है, क्योंकि वो तो लेते ही थे, उनके जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं और जो हमें पता है पब्लिक डोमेन में, वो अपरंपार है और वो स्पर्धा में हम जीतना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, जरूर जनता की आंखों में और जनता का जो मोह माया है वो आपको देखने मिलेगा। और नवंबर में जब हम मिल के बात करेंगे इस पूरे चैनल पे, CNBC आवाज पे, तब पता चलेगा कि लाड़की बहना का क्या फायदा रहा है और अप्रेंटिसशिप स्कीम्स के क्या फायदे रहे हैं। आनंद दुबे जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कि हम भी बोलना चाहते हैं। हम देना बैंक है, वो लेना बैंक है, क्या कहेंगे आप दुबे जी? पिछले 2.25 वर्षों में 7 से 8 बड़ी इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी दे सकती थी, लेकिन इस गैर जिम्मेदार सरकार के चलते वो इंडस्ट्री दूसरे राज्यों में चली गई। तो ये इनका देना बैंक है, ये इनका देना बैंक है। आज आप पूछे ना, वेदांता फॉक्सकॉन क्यों गया, टाटा क्यों गए, टाटा एयरबस क्यों गया, और भी बहुत सारी कंपनियां जो महाराष्ट्र के नौजवान नवयुवकों को रोजगार देनी थी, वो ये दे नहीं पाए। उसके बाद आज हमारे आज सबसे ज्यादा किसान हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा में शाइना जी एक बार सुन लेते हैं दुबे जी को, फिर आप अपनी बात रखिए। इनको देना होगा, लेकिन ये दे नहीं सकते। और सरकार में बैठने के बाद देखिए इनका अहंकार कितना चरम पर है कि विपक्ष का प्रवक्ता बात कर रहा है तो उसके बीच में ये अपना आके उसको बोलने नहीं दे रही। तो ये लोग लोकतंत्र नहीं मानते, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं मानते, इसीलिए जनता ने इनको 240 पर रोक दिया, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई। वरना जो लोग कहते थे कि अच्छे दिन लाएंगे, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको 400 पार सचमुच दिया होता। लेकिन आपकी कुनीतियों की वजह से, आपके खराब प्रदर्शन की वजह से देश की जनता ने आपको नकारा है। जैसे लोकसभा में 48 सीट
सीटों में से केवल 17 पर शायद आपको इस रोक दिया। वजह इतने आपने बड़े चेहरे हरियाणा मोदी का साहब को अगर नकार जिक्र ही दिया नहीं तो आप किया, सोचिए क्योंकि कि महाराष्ट्र में हरियाणा तो आपके की पास जनता कोई भी देश की चेहरा ही जनता नहीं है। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में आनंद जो दुबे जी, सरकार आपने बनी बोल है, लिया, वो शाइना का जवाब भी ले असंवैधानिक लेते है। हैं। महाराष्ट्र आनंद दुबे में जो जी, चेहरा आपने इस समय बोल आप लिया, लेके चल शाइना रहे हैं, का वो जवाब एक भी ले दल को लेते हैं। धोखा देकर शाइना निकले। बोलिए, आनंद दुबे जी 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपने बोल लिया काफी। शाइना का जवाब लेते हैं, फिर हर्षवर्धन जी के पास चलेंगे। शाइना बताएं, क्या जवाब दे रही थी आप? लक्ष्मण जी, 240 के ऊपर हम रुके नहीं, हम इतिहास बनाएं। और ये वही विपक्ष है जो शायद हरियाणा के ऐतिहासिक जीत को नजरअंदाज कर रहे हैं। 3 बार जीतना इतिहास में नहीं हुआ है। हरियाणा के इतिहास में इतने सीट्स प्राप्ति नहीं हुई है। ये जनादेश जो है, वहां आप स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो आप यही लूप में जाएंगे कि देखिए आपको और मिलना चाहिए था। जो जीता वही सिकंदर सर, और यही होने वाला है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। आप बोलिए, मुंबई में कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपने कहीं भी आपके, हाँ आप अभी उनको बोलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। जी शाइना 1 मिनट में रुकूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणा में देखिए हम जीत गए। यही मनोबल, कैडर का जो मनोबल अचानक से बढ़ा हरियाणा में जीतने के बाद भाजपा के कैडर का, ये एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। राकेश सेट्टी साहब, इसको संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर हमारे पास 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे इस पर निष्पक्ष राय लेंगे। जहां तक हरियाणा में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल टूटा है महाराष्ट्र में। देखिए, हरियाणा अलग है, महाराष्ट्र अलग है। हरियाणा की हार से महाराष्ट्र में कोई असर नहीं होगा। इधर एक अलग पॉलिटिकल ये चलता है, विचारधारा चलता है। मैं मगर शाइना जी ने जो हरियाणा की जीत के बारे में बात किया, शाइना एनसी जी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है मुंबई में, मगर मैंने हरियाणा चुनाव में देखा कि जो 2 लड़कियों का बलात्कार करके मर्डर आरोपी है राम रहीम, वो राम रहीम गली गली बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। शाइना एनसी जैसे जो कार्यकर्ता है कैसे बर्दाश्त करते? ये राम रहीम को कितनी बार आप पैरोल पे बाहर लाओगे? और ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है आपको हरियाणा चुनाव जीतने के लिए? तो ये एक प्रश्न है मेरा उनसे। दूसरा, जो एकनाथ शिंदे जी ने टोल मुक्त किया, देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर एकनाथ शिंदे जी ने महिलाओं के लिए वो 3000 रुपया वाला जो स्कीम लाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने क्यों नहीं किया? और जो लाडली भाई का योजना आप कह रहे, वो 10,000 रुपया आज तक मिला नहीं है एक भी भाई को महाराष्ट्र में। क्या वो उस योजना का अनाउंस कर लिया है अप्रेंटिसशिप का? मगर आज एक भी विद्यार्थी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में जिसको आपने 10,000 दिया हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो टोल है और लाडली बहना है, ये दोनों चुनावी जुमले, जैसा चुनाव खत्म हुआ इसका कोई संबंध नहीं है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि महायुति की जो सरकार है, ये इनका आज लास्ट कैबिनेट है। इसके बाद ये 10 साल तक नहीं दिखने वाले। महाराष्ट्र के जो जनता है उन्होंने तय कर लिया है और बार बार एक ही जुमले से वो नहीं फंसे। बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कहेंगे, चूंकि ये जो सरकार लगातार एक से बढ़कर एक लोक लुभावन फैसले ले रही है, नैया तो डूब चुकी। तो आप रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी रिएक्शन लूंगा इस पे। हर्षवर्धन। देखिए लक्ष्मण जी, ये जो मुफ्त की रेवड़ी कही जाती है ना जी, ये किसी के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहें कि भारत श्रीलंका बन सकता है और दूसरी पार्टियां रेवड़ी बांटें तो वो तो गड़बड़ है, और जब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटे तो अच्छी हो जाए, ये नहीं होने वाला। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए पॉलिटिकल क्लास अपने जो घोषणा पत्र है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवड़ियां बांटता है। अब चाहे वो लाडली बहन, लाडला भाई या बुजुर्गों के लिए जो योजना लाई गई है, सचमुच ये ठीक नहीं है, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत खराब है। लेकिन जो टोल हटाया गया, वो तो मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल तो मैं भी मुंबई रहा ही, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि एक शहर में आने जाने के लिए टोल लगाने के लिए कौन सी मूर्खता भरी सोच है। आज जाके वो मूर्खता खत्म हुई है। अभी आज रात के बाद अभी तो लोग टोल दे ही रहे होंगे।
तो मुझे लगता है कि दो हिस्से होते हैं। एक होता है कि आप जनता को सरकार के जो खजाने में है उसमें से कितना देकर उसको सुखी कर सकते हैं, उसका जीवन बेहतर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप अपने खजाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि फिर से सत्ता मिल जाए तो हम देखेंगे, यानी एजम्पशन पर सब कुछ होता है। और मैं बार बार ये कहता हूं, चुनाव के नजदीक इस तरह के जो ऐलान किए जाते हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। दुर्भाग्य से जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी भी राज्य के चुनाव में उसी फ्रीबीज पर, उसी रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जा रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा मैसेज इससे नहीं जाता है। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी की एक राजनीतिक मजबूरी रहती है और शायद यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये जो एक आवश्यक बुराई है उसको भी खत्म होने की गुंजाइश वहां पे दिखती है। लेकिन चूंकि आपने, कांग्रेस ने और शिवसेना ने, तीनों ने इस पे सवाल उठाए हैं, मुफ्त की रेवड़ी कह लें या फिर चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे को लेकर के, इस पर जवाब तो देना बनता है शाइना का। शाइना, आप उससे पहले कुछ बोलना भी चाह रही थी। देखिए, जब हम कुछ देना चाहे जनता को जनहित में, वहां आपको बहुत आपत्ति होती है, और जहां कुछ सवाल प्रश्न चिन्ह उठे हैं उसको मैं डायरेक्टली एड्रेस करना चाहती हूं। लाड़की बहना योजना है क्या? जो महिला अपने बलबूते आत्मनिर्भर बनना चाहती है उनको जो 1500 मिल रहा है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, ताकि वो सक्षम हो, ताकि वो आत्मनिर्भर हो, आपको इसमें आपत्ति होती है। जब कोई प्रवास कर रहे हैं और उनको टोल टैक्स न लगे तो इसका फायदा आपको नहीं है, ये जनता को है। जब किसी को अप्रेंटिसशिप का स्कीम मिल रहा है तो वो फायदा है वो युवा को। जब 3 गैस सिलेंडर्स एक महिला को मिल रही है तो वो उनको मिल रहा है जो अन्नपूर्णा चलाती है पूरे परिवार के लिए। आपको शायद आपत्ति इस वजह से है क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये है 4 वोट बैंक जो प्रधानमंत्री ने हमेशा बात की। एक है महिला, एक है युवा, एक है किसान और एक है गरीब। उसी दृष्टि में जात पात धर्म के आधार पर न जाते हुए, और मैं अफसोस से कहना चाहती हूं कि विपक्ष का काम यही रहा है कि 70 साल में वोट बैंक की राजनीति करें। मुसलमान को वहीं का वहीं रखें, दलितों को वहीं का वहीं रखें, ताकि उनको कंसोलिडेशन ऑफ वोट मिले इलेक्शन में। लेकिन जनता, विपक्ष, शाइना विपक्ष जवाब देना चाहता है। शेट्टी साहब थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा, वक्त ब्रेक का हो चुका है। शेट्टी साहब जवाब जल्दी दीजिएगा, वक्त ब्रेक का हो गया। जो शाइना, 1 मिनट, विपक्ष जवाब देना चाहता है आपके सवालों का। हाँ, चाइना जी को एक और स्कीम अनाउंस किया एकनाथ शिंदे जी ने, आपने गौर नहीं किया? जितने मदरसा है उसके जो मौलवी है उनको 5000 सैलरी थी, उसको 15 कर दिया। तो जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे पुष्टिकरण की राजनीति, अब कौन कर रहा है ये? आपको एकनाथ शिंदे जी को पूछना चाहिए ना। तो आप तो हिंदूवादी पार्टी के हैं, तो आप मौलाना जी को 5 से 15, मतलब ये कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है। ऐसे स्कीम्स अनाउंस एकनाथ शिंदे जी ने किया, और मैं मानता हूँ सब स्कीम आपके अच्छे, तो 5 साल के पहले क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? 7.5 साल आपकी सरकार रही, वो सब आखिरी में क्यों कर रहे हैं? अगर इंटेंशन अच्छा है तो पहले दिन करिए। और शैना जी, आपने राम रहीम पे तो बोला ही नहीं। हालांकि शेट्टी साहब, शेट्टी साहब, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हर सरकार चुनाव आते के साथ ही कई तरह के ऐसे ऐलान करती है। इस पे हम शाइना के जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर अपने अपने गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ताकि हर कोई अपनी बाजी को जीतना चाहेगा। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र मचे घमासान पर ये हमारा शो, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से राकेश शेट्टी हैं, शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और मयूर पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल अब सबके मन में उठ रहा है कि
अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। माना यह जा रहा था कि दशहरा तक हर गठबंधन अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का या सीट शेयरिंग का बंटवारे का ऐलान कर देगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये सवाल लेके मैं मयूर पारेख के पास जाऊंगा। सबसे पहले मयूर, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कौन सी ऐसी दिक्कत है जो चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे दूसरे गठबंधन हो, उनको अपने सीट शेयरिंग में दिक्कत हो रही है? ये सीट शेयरिंग में दिक्कत होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ यानी महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, ये अपने आप में पहली बार बनी और इन तमाम नेताओं के ऊपर एक ऐसा दबाव बना हुआ है कि दूसरे दल से जो नेता उनकी पार्टी की तरफ रुख करके आए हैं उसे जस्टिस देना है, और अगर वो जस्टिस नहीं दे पाया तो वो फिर एक बार पार्टी छोड़ के अपने पुराने पार्टी में या पुराने नेता के पास चला जाएगा। और अगर ये जो बहुत ही फ्रेजाइल सिस्टम या बहुत ही नाजुक वाला जो मामला पार्टी अगर सॉल्व नहीं कर पाई तो बहुत बड़ी भगदड़ मच सकती है। और ये अजीत पवार से लेके शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेके एकनाथ शिंदे और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इन सभी में ये फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से लागू हो रहा है। अब देखिए एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने बहुत ही अधिकांश नेता जो है वो शिवसेना पार्टी से लेकर के आए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अंधेरी ईस्ट, ये एक ऐसी सीट है जहां से मूर्जी पटेल वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, और उन्होंने पिछली बार पर्चा भी बना, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि एकनाथ शिंदे इनकी तरफ से यहां पर बतौर कैंडिडेट किसको उतारा जाएगा ये अपने आप में एक सवाल है। वो इस सीट को क्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सीट जो है वो बचानी है और बीजेपी को भी ये सीट चाहिए। तो इस तरह की उलझन जो है वो कई सारी सीटों के ऊपर इस समय बनी हुई है, और यही वजह है सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन। और अब देख लीजिएगा आखिरी वक्त तक ये पेंच नहीं सुलझ पाएगा, और इसीलिए एबी फॉर्म बांटने तक ये सारी बातें सीक्रेट रखी जाएगी कई सारी सीटों के मसले पर। बिल्कुल, आपने एक मयूर बहुत ही बड़ी बात कही, जो सबसे पते की बात मुझे दिख रही है कि ये सरकार जो बनी हुई है, चाहे गठबंधन में हो, सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष गठबंधन हो, वो चुनाव के बाद का गठबंधन है। हर किसी को अपना अपना इंटरेस्ट मैक्सिमम कह सकते हैं कि सॉल्व करना है, सेटिस्फाइड करना है। शायना, भाजपा तो इन सब के लिए जानी जाती है कि बहुत सीट शेयरिंग में बहुत ही ट्रांसपेरेंट फार्मूला होता है, समय से पहले ऐलान कर दिया जाता है ताकि हर कोई मजबूत रणनीति के साथ क्षेत्र में उतरे। लेकिन आपके यहाँ भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, अभी तक कुछ ऐलान होता दिख नहीं रहा है। ये दुविधा आपके यहाँ भी है? देखिए, अन्य पार्टीज की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हमारे पार्टी के बारे में जरूर कहूंगी कि वी आर अ डिसिप्लिन्ड काडर, अनुशासन मानते हैं। 11 करोड़ सदस्य यानी कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, जो हमेशा इलेक्शन के वक्त और अन्य समय में भी जनहित में काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई भी आपत्ति हो सकती है। लोगों ने हरियाणा में भी कहा कि जाट वर्सेस नॉन जाट, दलित वर्सेस नॉन दलित। अंत में आपने क्या देखा? जनता ने वोट किया प्रगति के लिए, जनता ने वोट किया स्थिरता के लिए, जनता ने वोट किया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। तो जब आपके पास नेतृत्व, स्थिरता और राजनीतिक आप बिल्कुल मजी हुई राजनीतिक की तरह आपने जवाब दे दिया और बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। लेकिन मैं सवाल थोड़ा सा और सीधा आपसे पूछूंगा कि क्या इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में भाजपा अपने पास जितनी सीटें थी उतनी ही रखेंगी, कि उससे ज्यादा रखेगी, कि उससे कम रखेगी? इतना तो बता दीजिए। ये सवाल का जवाब सिर्फ नेतृत्व आपको दे सकता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हम अनुशासन मानते हैं, और जो हमारे पास 105 आमदार है ऑलरेडी, तो स्वाभाविक रूप से 160 सीट्स तो हमारा बनता ही है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा मैं कार्यकर्ता के रूप में नहीं करना चाहती हूँ। जो भी नेतृत्व तय करते हैं, जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, और
इसमें एक फर्क है, महायुति बहुत अलग है। हम यहाँ हर सुबह संजय राउत के बयान नहीं सुनते हैं, जहाँ संजय राउत स्वयं कांग्रेस को सवाल पूछ रहे हैं, उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं कौन है मुख्यमंत्री, हम रहेंगे मुख्यमंत्री। ये सब चीजों में हम विश्वास नहीं करते हैं, जनता का जनादेश में विश्वास करते हैं। और मोदी जी की लोकप्रियता ये है कि महाराष्ट्र में बिल्कुल एज दे से विल बी द ट्रॉफी इन द क्राउन। आनंद दुबे जी, ये तो बता दिया इन्होंने कि हम इस तरह से सार्वजनिक तौर पे ये सब चीज़ें चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन उदाहरण भी दिया आपके नेता का कि वहाँ पे इस तरीके से सार्वजनिक बातें की जाती है। तो कम से कम सार्वजनिक तौर पे आप ही बता दीजिए कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में आपकी डिमांड क्या रहने वाली है, या फिर कोई आश्वासन मिला हुआ हो? देखिए ऐसा है कि सार्वजनिक रूप से वही संवाद होता है जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ प्रेम सम्मान होता है। जो गुलाम होते हैं या जो गुलाम बनवाते हैं उन पार्टियों में संवाद नहीं होता, वहां आदेश चलता है। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल फले फूले। अमित शाह जी मुंबई आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने कहा देखिए भैया 24 में तो लड़ लेते हैं मिलके, 29 की सरकार बीजेपी अकेले बनाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी में 3 प्रमुख दल हैं, तीनों ही प्रमुख नेताओं ने आपस में अच्छा समन्वय बनाया। कल ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने इस महाझूठी सरकार के खिलाफ एक प्रकार का पंचनामा जाहिर किया जनता के सामने मीडिया के माध्यम से, और उसमें हमने साफ साफ कह दिया कि 2-4 दिनों में ही हमारी सीट शेयरिंग का फार्मूला हम आपके सामने बता देंगे। कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कितने सीटों पे लड़ रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कैसे रणनीति होगी, सब कुछ हम बता देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ समन्वय है, डायलॉग है, संवाद है। हो सकता है हमारे आपस में मतभेद होते हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में होने भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मन भेद नहीं है, अंतर कला नहीं है। राकेश सेठी साहब, जिस तरीके का परफॉर्मेंस कांग्रेस कर रहा है लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, उसके बाद कांग्रेस चाहेगी कि ज्यादा सीटें हमारे खाते में आए। नहीं, मैं आनंद दुबे जी से सहमत हूँ। हमें हमारी ताकत पता है, शिवसेना को अपनी पता है, एनसीपी को अपनी पता है, और हम राजनीति बहुत सारे सालों से करते आ रहे। मगर जिस तरह शाइना जी ने कहा कि 3.5 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके बावजूद आपको 70 करोड़ 11.5 करोड़ है, फिर भी राम रहीम की जरूरत पड़ती है, भ्रष्टाचारी अजित पवार की जरूरत पड़ती है, प्रताप सरनायक जो ईडी का नोटिस है जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हो वो उनकी जरूरत पड़ती है, प्रफुल्ल पटेल जैसे भ्रष्टाचार लगते हैं, आपको नवाब मलिक लगता है। क्यों, इनकी क्या जरूरत है? अगर आपके पास इतने कार्यकर्ता है तो आप साफ सुथरी पार्टी चलाइए। आपको एनसीपी के भी लोग चाहिए, आधा पार्टी तोड़ दिया, शिवसेना का आधा पार्टी लेके गए, उनको 50-50 करोड़ रुपया दिया। इधर महाराष्ट्र में बच्चा वो अपने बलबूते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि हम नहीं तोड़े, जादू से टूट गए, जादू से टूट गए। क्यों फिर पगड़ी जादू होता है, शेट्टी साहब, बीजेपी जादू करती है। शाइना कुछ बोल रहे हैं, शाइना थोड़ा संक्षिप्त में अपने जवाब को रखिए, फिर हर्षवर्धन के पास जाऊंगा मैं। संक्षिप्त में जवाब रखिए, क्या कहना चाहिए इन दोनों लोगों के आरोपों का, क्या जवाब देंगे शाइना? इनको आपत्ति इस वजह से होती है क्योंकि लोकप्रियता हमारी पार्टी की है। जो लोग नेतागण स्वयं अपने नेता से नाखुश हैं क्योंकि वो नेता मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं, और जो नेता निकलना चाहते हैं मोदी जी से प्रभावित होने के लिए, इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको सोचना चाहिए कि आपको छोड़ रहे हैं क्यों। और जो आपने काम देखा है पिछले 10 साल में, 2014 से लेकर 24, आप शायद इस सवाल का जवाब स्वयं जान जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिनको ईडी की नोटिस आती है वो मोदी जी से बहुत इनकी नैया डूब चुकी। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, क्योंकि शो का समय थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। मैं अंतिम जवाब लूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी से। हर्षवर्धन जी, ये जो इन लोगों के सीट बंटवारे पे जो घमासान अंदर में मचा हुआ, जिसके संकेत वैसे छन छन के आ रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत आसानी से सुलझने वाला है? और एक और सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या दोनों में से कोई अपने सीएम का चेहरा बताने की स्थिति में है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी सीएम का चेहरा बताएगा नहीं। और देखिए, ये दोनों गठजोड़ डर और मजबूरी के गठजोड़, इसको जरा समझिए, ये क्यों इतनी मुश्किल हो रही है। डर और मजबूरी की, इसको कहें कि सहज स्वाभाविक गठजोड़ नहीं। अगर भाजपा और शिवसेना साथ है
वो सहज स्वाभाविक है। अगर एनसीपी और कांग्रेस साथ है, सहज स्वाभाविक है। लेकिन जब उद्धव राहुल गांधी से मिलते हैं, सोनिया से मिलते हैं, तो अस्वाभाविक है। वो बहुत कठिनता है, उसमें मुश्किल बहुत है, भले आज आपको चाहे जो दिख रहे हैं। जब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो वो बैगेज है, वो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम इसे देख चुके हैं। और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। यह समझना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों को तो अपनी तैयारी ठीक करनी पड़ेगी। चार क्षेत्रीय पार्टियों के लिए महाराष्ट्र में कोई स्पेस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। शायद इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा हिस्सा थोड़ा सा दो। असली वजह ये। हालांकि इस पे ये एक ऐसा मुद्दा हर्षवर्धन जिस पे हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। अभी कई सारे मौके आएंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मयूर, माफी चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा समय मैं नहीं दे पाया, लेकिन आपको बहुत ग्राउंड की बहुत पक्की पकड़ है। इस पर हम लोग आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, इस तरह से महाराष्ट्र में जो कह सकते हैं सियासी बवाल और तेज पकड़ता जाएगा और उसकी हर बारीक विश्लेषण हम इस शो में करते रहेंगे। देखते रहिए सी न्यूज़ से आवाज़। नमस्कार।